हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू राइट अ गुड एसे, इस टॉपिक के बारे में, जो कि आपके CHSL टीयर 2 एंड CGL टीयर 3 एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो का जो स्लाइड की चीज़ें होंगी वो इंग्लिश में लिखी रहेंगी, लेकिन मैं बोल हिंदी में रहा हूँ, इसलिए हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और चैनल के साथ ज़्यादातर लोग जो जुड़े हुए हैं उनको ये इजीली चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका एम जो है, अपने डिस्क्रिप्टिव पेपर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए। देखिए, आपका एम बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक गिवन टॉपिक के ऊपर अपना एक्सेलेंस दिखाएं कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आपको अपना एक्सेलेंस नहीं दिखाना कि उसमें डीप में चले गए, बहुत ज्यादा घुस गए, क्योंकि वर्ड लिमिट होता है वहां पर और 250 वर्ड्स में ही आपको सारी चीजें प्रेजेंट करनी होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि पहले इंटरव्यू वगैरह जो होता था, इंटरव्यू की जगह पर ही अब जो है ऐसे लिया जाता है। ठीक, अब आपको पता होगा कि इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो जो ऐसे होता है उसका जो मकसद होता है, जो मेन उसका मकसद होता है, वो ये नहीं होता कि आपका एक्सेलेंस जाने कि आप कितना जानते हैं किसी टॉपिक के बारे में, बजाय इसके वो ये जानते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं। तो अपना थॉट प्रोसेस और अपने चीज़ों को आप अपने किस तरह से लिंक कर पाते हैं चीज़ों को, उन सब चीज़ों को आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है अच्छे वे में। ठीक है, ताकि आपका चयन हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके। ठीक, आपको वहाँ पर वोकैबुलरी अपनी बिल्कुल नहीं दिखा रही है। वोकैबुलरी मतलब शब्द ज्ञान की, आपके पास शब्दकोश बहुत बड़ा है, आप बहुत सारे शब्द जानते हैं, बड़े बड़े शब्द जानते हैं, भयानक भयानक शब्द जानते हैं। देखिए, होता क्या है कि वहाँ पर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे वो 10th या 12th के टीचर्स होते हैं, और जरूरी नहीं है कि हर टीचर को उतने भारी भरकम शब्द के बारे में भी जानकारी हो। और अगर वहां पर आप टीचर को परेशान कर देंगे, उस तरह से टीचर परेशान हो जाएगा आपके भारी भरकम शब्दों को देखकर, तो फिर अगर वो परेशान होगा तो जाहिर सी बात है कि वो उतने अच्छे नंबर नहीं देगा आपको। ठीक है, क्योंकि इस डिस्क्रिप्टिव के पेपर में कहीं पर भी ये नहीं होता कि इतने मार्क्स अगर मिलने चाहिए तो मिलेंगे ही। हर टीचर को अलग अलग चीजें होती है। अगर मान लीजिए इंटरलिंकिंग के ऊपर नंबर है कि किस तरह से उसने सेंटेंसेस को लिंक किया है, तो हो सकता है टीचर ए को ये लिंक बहुत अच्छा पसंद आए लेकिन टीचर बी को ये लिंक नहीं अच्छा लगे। ठीक है, तो ये टीचर टू टीचर भी वैरी करता है, इसलिए टीचर को परेशान वहां पर आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक, उसके बाद बहुत लोग क्या करेंगे, एक सब्सक्राइबर भी मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल रहा था कि मैं जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करूंगा या पॉलिटिकल पार्टी को आप क्रिटिसाइज करते हैं, या बहुत लोग होते हैं कि वहां पर पाकिस्तान या चाइना जैसी कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसे जो है वो आपको समझना होगा कि सिर्फ 250 वर्ड्स का है और वहां पर आपको टाइम बहुत बहुत कम मिला हुआ है। ठीक है, टाइम और शब्द की संख्या बहुत कम है, तो वहां पर आप अपना फालतू का वहां पर उसको वेस्ट नहीं करेंगे ये सब चीजों के ऊपर। देखिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, मस्त एक अच्छी सी चिट्ठी लिखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भेजिए और पूरा क्रिटिसाइज करिए, दिल खोल के क्रिटिसाइज करिए। आप अपने फेसबुक पर जाइए, लिखिए, ट्विटर पे जाइए, लिखिए, आजकल बहुत चलता है ये सब चीजें, वहां पर आप ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लिखने के लिए आपको 250 वर्ड्स मिले हैं, आप मेक श्योर करिए कि वहां पर आप उसका असली इस्तेमाल करें, और असली इस्तेमाल उसका क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ले सके और एक जॉब ले सके। ये आपका एम होना चाहिए। अगर आपको ये चीजें फिर भी करनी है तो जाइए, गो अहेड। लेकिन जनरली क्या होता है कि ज्यादा जो नेगेटिविटी डालते हैं अपने ऐसे में, उनको थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। अब अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते हैं, आप चाहते हैं इस चीज को टेस्ट करना कि देखता हूं मैं नेगेटिव लिख करके मुझे नंबर कैसे नहीं मिलेगा, तो प्लीज गो अहेड, जाइए, लिखिए। दूसरे लोगों के लिए आप लाइफ आसान बना रहे हैं, कंपटीशन कम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका हम लोग बहुत बहुत आभार मानेंगे, लेकिन आपका मेन एम होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सके और एक अच्छी जॉब ले सकें। अब मैं एक एग्जांपल के लिए एक ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा क्योंकि डिस्कशन करना होगा आगे, इसीलिए। तो ये टॉपिक है, व्हाई शुड एन ऑर्डिनरी सिटीजन वरी अबाउट देयर प्राइवेसी ऑन द इंटरनेट। ये कुछ दिन पहले मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था अपने, तो टेलीग्राम से अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वहां पर जाकर के भी जुड़ सकते हैं। हिंदी में हो गया, एक आम नागरिक को इंटरनेट पर अपनी निजता की चिंता क्यों करनी चाहिए। ये एक एग्जाम्पल का ऐसे टॉपिक मैं लेकर के चल रहा हूँ, आगे इसका थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, अब देखिए, ऐसे का जो बेसिक फॉर्मेट होता है, ठीक है, जो NCERT CBSE इन लोगों ने जो है फॉर्मेट निकाला है, आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। और जो फॉर्मेट है वो है कि एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए 1 पैराग्राफ का, फिर बॉडी होनी चाहिए 1 से 3 पैराग्राफ की, आइडियली 3 पैराग्राफ की, लेकिन एक पूरा का पूरा एक सिंगल पैराग्राफ में भी आप रख सकते हो बॉडी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर एक कंक्लूजन होना चाहिए 1 पैराग्राफ का। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है जो कि आया है NCERT CBSE इन सब में जनरली फॉलो होता है, और वही इस एग्जाम में भी आपको फॉलो करना चाहिए आइडियली। ठीक है, मैं आइडियली की बात करूं, अब लिखने का तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली आप इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले जब एग्जाम आपका स्टार्ट होगा तो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। ठीक है, तुरंत ऐसे में जंप नहीं कर जाना। अच्छा, एग्जाम जब स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आप ऐसे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, आपके पास आपकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी हाई रहती है, आपका टेंशन थोड़ा कम रहता है, तो उस वक्त क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाना होता है। लेटर में एज सच कोई ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं होती, इसलिए शुरुआत में आप ऐसे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, तुरंत ऐसे में जंप नहीं करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या कि सबसे पहले आप थीम समझोगे ऐसे को। ठीक है, ऐसे का जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे पुराना क्वेश्चन था कि निजता की चिंता क्यों करनी चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि हाँ, सबसे पहले प्राइवेसी ये क्या होता है, फिर ये राइट टू प्राइवेसी क्या इससे थोड़ा सा लिंक कर रहा है क्या, फिर साइबर प्राइवेसी, इंटरनेट प्राइवेसी, ये सब उसका थीम है। तो आप बेसिकली यहाँ पर थीम को समझोगे कि इंटरनेट से रिलेटेड प्राइवेसी की यहाँ पर बात हो रही है, तो ओवरऑल आपको इस थीम के आसपास रहना है, इसलिए पहले सबसे पहले आप थीम को समझो। उसके बाद
अपने दिमाग में सारे पॉइंट्स लाने की कोशिश करो जो आपको इस थीम के अराउंड आ रहे हैं आपके दिमाग में कि ये चीजें मेरे दिमाग में आती हैं, ठीक है। अब ये जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रही है, इसको कहीं पर लिख नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि यूएफएम वाली प्रॉब्लम हो जाती है। वहां पर क्या है कि आपको एग्जाम में जो कॉपी मिलेगा एसएससी के डिस्क्रिप्टिव में, वहां पर कोई भी रफ का स्पेस नहीं होता। और ऐसा भी मत करिएगा कि पीछे में जाकर के एक लाइन खींच करके रफ का काम कर दिए, बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि सब जगह बॉक्सेस बने होते हैं, एक एक जो बॉक्स है सबका कुछ ना कुछ रोल होता है, इसलिए बॉक्सेस ये सब में आप मत लिखिएगा, यूएफएम वाली दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ऐसे भी यूएफएम में बोल रखा है कि कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है। अगर यूएफएम के बारे में आपको और जानना है तो यहाँ आई बटन में वीडियो और अगर वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। लेकिन यूएफएम से बचने के लिए, क्योंकि आपका पेपर ना रिजेक्ट हो जाए, आप कहीं लिखिएगा मत, बस दिमाग में याद रखिएगा, हाथ वाथ में भी मत लिख दीजिएगा, ऐसा पता चला कि आप अपने आप को रिजेक्ट करवा के आ गए। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में 2-4 पॉइंट आपको याद करने हैं। पॉइंट जैसे कि इंडिविजुअल प्राइवेसी क्या, नेशनल सिक्योरिटी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है एक इंसान की प्राइवेसी। फिर उसके बाद मुझे याद आया कि हाँ, राइट टू प्राइवेसी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कुछ आया था, कुछ जजमेंट वगैरह इस तरह की चीजें आई थी राइट टू प्राइवेसी के अराउंड। उसके बाद कैसे हमारा डेटा जो हैंडल किया जाता है, जैसे अभी व्हाट्सएप वाला पूरा कंट्रोवर्सी हुआ है, तो उससे मैं थोड़ा सा क्या लिंक कर सकता हूँ क्या, इस तरह की चीजें मैं दिमाग में लाऊंगा। उसके बाद डाटा इज द न्यू ऑयल, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था, मुझे याद आ रहा है कि अब जो है ऑयल के जितना ये वैल्यूएबल चीज हो चुकी है डेटा हमारी, आपका जो डेटा है वो न्यू ऑयल के जैसा हो चुका है। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ 2-3 अप्रोप्रिएट रीजंस दूं कि ये मैं क्यों मानता हूं कि प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है। इसके मैं 2 या 3 रीजन दूं, क्या मैं इसको पॉइंट वाइज लिख सकता हूं, ये मेरे दिमाग में आ रहा है। उसके बाद मेरे पास एक वीपीएन के बारे में भी आ रहा है कि मैंने वीपीएन के बारे में सुना था कि ऐसी कोई चीज होती है जिससे प्राइवेसी वगैरह से बच सकते हैं, इस तरह से मैंने कहीं पे देखा था। तो ये सारे पॉइंट मेरे दिमाग में आए, मैं इसको एक जगह पे कर लूंगा, मैं एक जगह इसको सोच लूंगा, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है नेक्स्ट कि ऐसे को मैं थोड़ा सा प्लान करूंगा, ठीक है। इसमें 8 से 10 मिनट का वक्त लगेगा। देखिए मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट अगर आप प्लानिंग करेंगे, ऐसे लिखने में 250 वर्ड्स लिखने में 15-20 मिनट से ज्यादा लगता नहीं है। कोई कितना स्लो भी लिखेगा फिर भी 15 मिनट से ज्यादा नहीं लग सकते, या 250 शब्द ही लिखने हैं। लेकिन उसका प्लानिंग आप अगर अच्छे से करोगे तो बहुत ही अच्छा ऐसे निकलेगा। और अगर डायरेक्ट लिखने चले जाओगे तो बहुत ही भद्दा तरीका का ऐसे आएगा जो कि फिर लास्ट में आपको खुद पढ़ के अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ये क्या लिख दिया है, और आपके पास दूसरा मौका तो होगा नहीं। इसलिए प्लीज आप इसको पहले प्लान कर लो। तो प्लान करने में क्या करना है कि आपके दिमाग में जो भी पॉइंट्स आए थे, आप सोचो कि इसमें से कौन से पार्ट को आपको इस्तेमाल करना है, कौन से पार्ट को आपको नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि 250 वर्ड्स का लिमिट है, तो उस लिमिट में मैं अच्छे से अच्छे पॉइंट डालने की कोशिश करूंगा। तो उसमें क्या है कि इंडिविजुअल्स प्राइवेसी इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मुझे लग रहा है कि हाँ ये वाला मैं यूज कर सकता हूँ। कंक्लूजन वाले पार्ट में मैं इसको डाल सकता हूँ, तो हो सकता है अच्छा कंक्लूजन निकलेगा कि हमारी अपनी प्राइवेसी की चिंता हमें सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमारी खुद की प्राइवेसी, इससे क्या है पूरे नेशनल सिक्योरिटी को हार्म पहुंच सकता है। क्योंकि अगर हम सब का डेटा जो है बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो हम इसका इस्तेमाल कर सकता है पूरे कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए। इस तरह की चीजें मैं अगर कंक्लूजन में डालूं तो हो सकता है कि अच्छा पॉइंट बन सकता है। उसके बाद राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट वाला जो चीज आई थी, मैं इसको हो सकता है कि बॉडी में डालने की कोशिश करूंगा। उसके बाद हाउ आर डेटा इज हैंडल्ड, वो व्हाट्सएप वाली पूरी जो कंट्रोवर्सी है, मैं मे भी इसको भी कंक्लूजन में यूज कर सकता हूँ, या इसको बॉडी में भी यूज कर सकता हूँ। उसके बाद डाटा इज द न्यू ऑयल, ये मैं इंट्रो में यूज कर सकता हूँ। इंट्रो में ये वाली चीज, ये वाली लाइन देख करके बहुत अच्छी लगी कि मुझे ऐसा लग रहा है। उसके बाद जो मैं अप्रोप्रिएट रीजंस देने की बात किया था कि 2-3 रीजंस दिया जाएगा, ये बॉडी में इस्तेमाल हो सकती है। वीपीएन के बारे में एज सच मुझे कुछ मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूँ इसको अपने सेंट्रल थीम से, ठीक है, या वीपीएन के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं आ रही है मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करूंगा, वीपीएन को इस्तेमाल नहीं करूंगा। इस पॉइंट पर अगर आपके पास 1 और पॉइंट 2 और पॉइंट आते हैं तो उसको भी आप सोच लीजिए कि इसको आप कहाँ डालिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने प्लान आउट कर लिया है तो उसके बाद इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आना है। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट पैरा होता है, उसमें क्या है, इसमें आप डेफिनेशन या फिर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस टॉपिक के बारे में, इसके थीम के बारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि डेफिनेशन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या, कि उसी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अभी जो है फेसबुक वाली कंट्रोवर्सी आई थी, उसमें ये सब चीजें हुई थी, या फिर इंडिविजुअल की प्राइवेसी का क्या अर्थ होता है, प्राइवेसी का क्या तात्पर्य होता है, इस तरह की चीजें, या एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या फिर इसी तरह का डेफिनेशन देकर के आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि कोट लिखना ही लिखना है। कोट जैसे क्या होता है कि किसी महान व्यक्ति ने कोई बात बोली है, उस बात को आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल नेसेसरी नहीं है कि आप इस्तेमाल करो ही करो, ठीक है। मैंने नहीं किया था, बहुत से लोग नहीं करते, इसलिए ये आप भ्रम में मत रहिए कि कोट डालना ही डालना। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि ऐसा अनरिलेटेड सा कोट डाल देते हैं कि वो थीम के साथ रिलेट ही नहीं हो रहा था, और उसकी वजह से शुरुआत कहीं इंप्रेशन जो है बहुत खराब चला जाता है। देखिए आप मेक श्योर करिएगा कि इंट्रोडक्शन आपका बहुत बहुत बढ़िया हो, इतना बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खराब हो गया तो फिर एग्जामिनर के मन में फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब चला जाएगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर उसका फर्स्ट इंप्रेशन खराब चला गया तो पूरा ऐसे वो आपका ढंग से पढ़ेगा ही नहीं, और फिर नंबर भी अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप कोट इस्तेमाल करो अनटिल एंड अनलेस कि ये थीम्स के साथ एकदम रेजोनेट करता है, एकदम क्लोजली रेजोनेट करता है, तभी आप कोट का इस्तेमाल करो, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। एकदम अब मैंडेटरी
जरूरी नहीं कि कोट का इस्तेमाल करना ही करना है। उसके बाद बॉडी वाले पार्ट में आते हैं। बॉडी में क्या होगा, देखिए 1 से 3 पैराग्राफ लंबा होना चाहिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद हर एक सेंटेंस जो है वो थीम से किसी ना किसी वे में रिलेटेड होना चाहिए। कोशिश करना आपको यही है कि एटलीस्ट 90% जो आप सेंटेंसेस लिख रहे हो वो कुछ भी फालतू की चीजें नहीं है। जैसे ये सब चीज आप नहीं डालेंगे कि लेट अस नाउ डिस्कस, लेट अस अज्यूम, ये सब फालतू की चीजें, फालतू के लाइंस नहीं डालेंगे। जो भी सेंटेंसेस आप इंक्लूड करेंगे कोशिश करिएगा कि वो थीम के साथ कुछ ना कुछ वे में रिलेट हो रहा हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्ड्स इसमें नहीं भरना है क्योंकि 250 वर्ड्स का एक लिमिट है, लिमिट को आप क्रॉस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको रीडर को इंगेज रखना है। जैसे कि बॉडी में मैंने बात की, बॉडी का शुरू का जो लाइंस है वो थोड़ा सा इस तरह का डालिए कि फिर से जो है अटेंशन ग्रैब हो जाए कॉपी चेक करने वाले का, ठीक है। तो कॉपी चेक करने वाले का आप जो है अटेंशन ग्रैब करिए और उसको इंगेज करके रखने की कोशिश करिए कि इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करिए कि वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। बेसिकली आपको यही करना है। उसके बाद कंक्लूजन वाले पार्ट में आप क्या करेंगे कि जैसे जो लोग होते हैं जो ऐसे को पॉजिटिव नोट में या फॉरवर्ड लुकिंग नोट में खत्म करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन में वो इस तरह की चीजें लिखते हैं कि वी आर नाउ होपफुल, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, एंड इस तरह की चीजें डालते हैं कि कुछ तरह की पॉजिटिव बात लिखते हैं कि सामने आने वाले फ्यूचर की बात करते हैं। इस तरह की चीजें करते हैं कि प्राइवेसी जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न तो चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट इसमें अच्छे स्टेप्स ले रही है, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के लोग इसको और सीरियसली लेंगे। इस तरह की अगर आप पॉजिटिव बातें लिखेंगे थोड़ा सा ज्यादा आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, 2-4 नंबर ज्यादा मिलने की चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से पॉजिटिव नोट में एंड करते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट को, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ एक पैरा ही लिखना है। अब देखिए क्या चीजें होती है जो अच्छे ऐसे को बनाती हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए ये जो है मैंने ये सारी पॉइंट्स जो मैं आगे लेने वाला हूँ और इससे पहले भी मैंने जो लिए हैं वो जो है मैं एनसीईआरटी वाली किताब से ले रहा हूँ, जो कि जनरली ज्यादातर सीबीएसई स्कूल्स में चलाई जाती है, इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है। तो उसका मैं पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ। अगर आप वहीं से डायरेक्टली पढ़ना चाहते हैं तो वहां से भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वहां पर बहुत सारी आपको इस तरह की पॉइंट्स मिल जाएंगे और जो है ऐसे वगैरह का एग्जाम्पल इस सब भी मिल जाएगा कि किस तरह से लिखा जाता है। वो लोग ने एग्जाम्पल ले लेके समझाया है, तो वहां से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो लिंक को से डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और चलिए बात करते हैं कि क्या चीजें एक अच्छे से को बनाती है। तो देखिए यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या है, जो चीजें मैंने बताई कि आप जो पार्ट आप डाल रहे हैं ऐसे में वो क्लियरली थीम के साथ मैच करनी चाहिए, वो थीम से रिलेटेड होनी चाहिए। उसके बाद कोहेरेंस का मतलब है कि सेंटेंस और पैराग्राफ वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए, आपस में रिलेटेड होना चाहिए। यानी सेंटेंस 1 जो आया वो सेंटेंस 2 से किसी ना किसी वे में रिलेटेड होना चाहिए, फिर 2 से 3 किसी ना किसी वे में रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। इस तरह से रिलेशंस बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली कहीं से भी उठा करके आप डाल रहे हैं, ये बहुत ही खराब ऐसे की पहचान होती है। तो फिर वहां पर आप 25-30 नंबर में लटक करके रह जाओगे, ठीक है। इससे बेटर है कि आप सेंटेंस और पैराग्राफ सबको एक सीक्वेंस में लिखो, आपस में जुड़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद रेलेवेंस होना चाहिए कि जो अनइंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने वीपीएन वाला पॉइंट हटा दिया, मुझे वो रेलेवेंट नहीं लगा, तो जो रेलेवेंट पॉइंट है केवल आप उसको रखेंगे, अनइंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हटा देना चाहिए। प्रोपोर्शन यानी कि आपको इंपॉर्टेंट आइडियाज को हाईलाइट करना है। इंपॉर्टेंट आइडियाज जैसे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की जब बात करता, वहां पर ऐसे के अंदर सुप्रीम कोर्ट एज पर द सुप्रीम कोर्ट, ये वाली जो पूरी चीज है इसको मैं कैपिटल लेटर में लिखता, या फिर मैं उसको एज पर द सुप्रीम कोर्ट और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही उसको मैं इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकता था। इस तरह से क्या होगा कि जो पढ़ने वाला है उसका ध्यान सीधा उसकी तरफ खींचा जाएगा और उसको समझ में आएगी हाँ इसने इतनी बड़ी अथॉरिटी जो कि सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात भी इसने की है, तो इसको चीजें पता है, इसको अच्छे से पता है। तो ये सब तरह करके मैं क्या है यूजर का जो पढ़ने वाला है उसका मैं ध्यान जो अपनी तरफ खींच सकता हूँ। उसके बाद हैंड राइटिंग, ये भी काफी जरूरी है। देखिए हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ही सुंदर सुंदर लिखना है, अगर सुंदर सुंदर लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन हैंड राइटिंग का बेसिक मतलब ये है कि जो भी आपके शब्द लिखे हुए हैं वो रीडेबल होने चाहिए, समझ में आने चाहिए एक बार में पढ़ करके। अगर आपका वर्ड जो है आपने जो लिखा है वो सामने वाले को 2 बार पढ़ना पड़ गया समझने के लिए, तो समझ जाइए कि वहां पर आपका खेल जो है खत्म हो गया, ठीक है। क्योंकि मैंने हमेशा बोला कि आप अगर एग्जामिनर को परेशान करोगे तो फिर वो उसको आपको परेशान कर देगा, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने ऐसे मंगाया था आप लोगों से लिख करके कि किस तरह से आपने ऐसे लिखा है, तो बहुत से लोगों का ऐसा हो गया था कि यार उनका शब्द मुझे पढ़ करके समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने क्या लिखा है, ये हिंदी लिखा है कि उर्दू लिखा है, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिख दिया इन लोगों ने। तो उस तरह की चीजें आप नहीं करेंगे। आपका हैंड राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को देख करके एक बार में रीड कर ले वो, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन, कि आपको टीचर को फोर्स करना है कि वो आपका इसे एक्चुअली रीड करे। देखिए वहां पे होता क्या है कि 100-200 कॉपियां एक बार में चेक होती है और वहां पर कॉपियां उन लोग बोलता है, ये उन लोग का लैंग्वेज ये होता है कि मैं कॉपी चेक करने नहीं आया हूँ, मैं कॉपी काटने आया हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग कोशिश करते हैं कि एक बार में जल्दी जल्दी कॉपी निपटा दिया जाए। तो उसमें क्या है कि आपका ऐसे पढ़ा ही नहीं जाता, बहुत बार ऊपर से देख करके वो लोग समझ जाते कि हाँ ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, हाँ 3 पैराग्राफ यूज किया हुआ है, ठीक है, इतने इतने नंबर दे दो, एवरेज मार्किंग दे दो और निकाल दो इसको, ठीक है। उससे बचने के लिए आपको इस तरह का अपना ऐसे इतना अच्छा लिखना है, इतना आपको कैची
लिखना है कि जो आपका एग्जामिनर है वो एक्चुअली आपके ऐसे को पढ़े। अगर वो एक्चुअली पढ़ता है, एक बार में उसको चीज़ें समझ में आती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें के ऊपर उसका ध्यान जाता है, तो बहुत बहुत बढ़िया आपको नंबर मिल जाएंगे ऐसे के अंदर। ठीक है, अब मैं कुछ जनरल टिप्स देकर के वीडियो को एंड करूंगा। कभी भी देखिए मिस कोट मत करिएगा। मिस कोट करने का मतलब है कि कोई महान वाक्य किसी ने कहा है और आपको ये याद नहीं आ रहा कि वो किसने कहा है, तो बेटर है कि वहां पर उसका नाम डालिए ही मत। लेकिन बहुत लोग क्या होगा कि गांधी जी की कही हुई बात में लिख देंगे कि एज सेड बाय स्वामी विवेकानंद, तो यहाँ पर बहुत बहुत गलती हो जाएगी, क्योंकि जनरली कोड का इस्तेमाल जो होता है वो आपका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में होता है। अगर यहाँ पे आप गलती कर दोगे तो फिर पूरा का पूरा ऐसे में खराब इंप्रेशन जाएगा आपका, और इससे बहुत आपको मुश्किल हो सकती है। उसके बाद शब्दों को स्ट्राइकिंग ऑफ, यानी कि जो आप कट करते हैं कि कुछ गलत लिख देने के बाद कट करते हैं, तो एक तो अवॉइड करिएगा कि कट करने का नौबत ही नहीं आए। लेकिन अगर नौबत आता भी है तो उसको साफ सुथरे, यानी कि एक बार इस तरह से लाइन चला करके कट कर देंगे और फिर दूसरे बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, पहले बॉक्स में अगर आपने कट किया तो जरूरी नहीं है कि आप उसी में डालेंगे, दूसरे बगल वाले बॉक्स है उसमें लिखेंगे। ठीक है, पहले तो आपको यही कोशिश करनी कि स्ट्राइक नहीं करना, स्ट्राइक किया तो उसके बगल वाले बॉक्स में करेंगे, उसी के ऊपर ऐसा नहीं लिख देंगे कि दूर से देख करके एकदम भद्दा लगे आपका, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक तो समझने में भी प्रॉब्लम होती है और ऊपर से दूसरी बात यह है कि इंप्रेशन खराब जाता है। उसके बाद हमेशा घड़ी पे नजर रखेंगे। आप अपना घड़ी नहीं ले जा पाएंगे, वहां पर जो है एग्जाम सेंटर में बड़ी सी घड़ी लगी रहेगी सामने, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखने में ही 45 मिनट लगा दिए और फिर 15 मिनट बचा रहे हैं आप अपने लेटर के लिए। आपको ऐसे और लेटर दोनों लिखना है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है हमेशा घड़ी के ऊपर ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ड लिमिट को हमेशा दिमाग में रखना है कि हाँ मुझे 250 वर्ड्स में ही खत्म करना है। तो इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने भी ये चीज एक्चुअली किया था कि जो बॉक्स होते हैं वहां पर, बॉक्स आपको पता होगा कि वहाँ कॉपी कैसी होती है, बॉक्स होते हैं, तो मैं बॉक्सेस को पहले ही काउंट कर लिया था और 250 वर्ड्स, उसके बाद पैराग्राफ छोड़ने के लिए 5-10 वर्ड ऊपर नीचे करके मैंने 270 वर्ड्स पहले काउंट कर लिया था कि ये 270 वर्ड्स यहाँ पर खत्म होते हैं, 270 बॉक्सेस यहाँ पे खत्म होते हैं, और मैंने एक छोटा सा बस डॉट लगाया था। ठीक है, ऐसे बड़ा सा मत खींच दीजिएगा वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी यूएफएम वाली। ठीक है, यूएफएम का दिक्कत हो जाएगा। तो अब बस छोटा सा आप डॉट लगा देंगे, डॉट से क्या होगा कि देख करके समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ तक, जब आप शुरू ऊपर से ही देखोगे कि हाँ अब मेरा ऐसे जो है खत्म होने पर आ रहा है, तो अब वहां पर मुझे कंक्लूजन शुरू करना चाहिए। इस तरह से आप वर्ड लिमिट का ध्यान रख पाओगे, क्योंकि होता क्या है कि 250 वर्ड से जितना भी ज्यादा आप लिखोगे कुछ भी चेक नहीं होगा, सीधा वहां पर उसको कट लगा दिया जाएगा, क्योंकि वहां एसएससी वालों का रूल ही नहीं होता कि सिर्फ 250 वर्ड्स तक ही आपका इवैल्यूएशन होगा। तो उसके ऊपर आप जो भी लिखोगे वो वेस्ट जा रहा है, बिल्कुल फालतू जा रहा है, वो रीड भी नहीं किया जाएगा। इसलिए आप बेटर होगा कि 250 वर्ड्स एग्जैक्टली, उससे दो चार वर्ड्स कम में भी खत्म कर लो तो बहुत अच्छी बात है, उससे ज्यादा में मत जाना। और एट द एंड ऑफ द डे यूएफएम से बच के रहना, क्योंकि पिछले बार यूएफएम वालों को छूट मिल गई थी, इस बार बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ कि यूएफएम से बचना है। ठीक है, तो बस वीडियो यहीं तक था। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल जो है बढ़ा सकते हैं। और मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।